Hello everyone, a very good evening to all the dear students of the Gravity Circle Biology channel. I Amrita Raval welcome you all on this platform. Dear students, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर किंगडम मोनेडा कंप्लीट किया, राइट? अब आज से हम लोग जो हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर सेकेंड किंगडम की स्टार्टिंग करने वाले हैं. दैट इज गोइंग टू बी द किंगडम प्रोटिस्टा. Kingdom Protista, as we all know that it is basically a large group of diversified organisms. और इसके ऊपर पहले भी बात हो चुकी है कि कहीं ना कहीं ये Kingdom Protista के अंदर placed organisms जो हैं इस kingdom को हम बोलेंगे कहीं ना कहीं justice नहीं मिली. The reason behind that there are various organisms which actually differ from one another, variously differing from one another. ठीक है, बट स्टिल हमने इनको इस किंगडम के अंदर रखा है, ये बोलते हुए कि सारे के सारे किंगडम्स जो भी हैं आगे आने वाले, दैट इज गोइंग टू बी फंजाई या प्लांटे या एनिमेलिया, ये सारी के सारे किंगडम प्रोटिस्टा से ही इवॉल्व होके बने हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बोलने से शायद थोड़ी जस्टिस इनको मिल जाती है कि भले ही इस ग्रुप के अंदर हेट्रोजिनस या डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, तब भी कहीं ना कहीं हम ये बोलेंगे कि क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि शायद इनसे ही सारे के सारे फर्दर आगे के किंगडम जो है उनका राइज हुआ है, उनका इवोल्यूशन हुआ है. ठीक है, तो देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स. जब भी हम लोग बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स की, तब हमें कुछ एक पॉइंट समझने होते हैं कि इन पर्टिकुलर मेंबर्स के क्या कुछ एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कॉमन हो सबके अंदर, कि या तो फिर ये सारे के सारे मेंबर्स डिफरेंट ही होंगे. ठीक है, या ग्रुप्स इसके अंदर जो सब प्लेस्ड ग्रुप्स हैं वो सारे डिफरेंट होंगे. तो डेफिनेटली अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को, सारे मिक्स ऑर्गेनिजम्स को हमने एक सिंगल किंगडम के अंदर पुट इन किया है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ तो मैच करता हुआ होना ही चाहिए. और अगर कुछ मैच करता हुआ है तो हम लोग बोलेंगे दैट विल बिकम द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर किंगडम. ओके, सो लाइक we are really fascinated by such kind of organisms which we are able to see here. This is a microscopic picturization. Are you all able to see that how this organism is actually trying to gather food? Just look at the beauty of the organism and then moving. कितनी सारी फ्लेक्सिबल बॉडी है कि जब ये उस तरफ मुड़ रहा है तो देखो इसकी पूरी बॉडी की ओवल शेप हो जाती है एकदम सडनली. ठीक है, तो इस प्रकार के काफी सारे ऑर्गेनिजम्स हमें इस पर्टिकुलर किंगडम के अंदर मिलने वाले हैं. इस पर्टिकुलर किंगडम में मिलने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स की एक खास बात रहने वाली है. वो ये खास बात है कि इसमें ये वाला हो गया, चाहे ये वाला हो गया, या ये दिख रहा है ऑर्गेनिज्म, ये दिख रहा है, दिस वन और दिस वन और दिस वन, दे आर ऑल गोइंग टू बी यूनिसेलुलर. ठीक है, तो सारे के सारे किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स जो हैं ये सारे के सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, पहली बात. और दूसरी बात, इन सारे ही सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप से कवर्ड है. जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, अमीबा का न्यूक्लियस दिख रहा है प्रॉपरली, यूग्लिना का न्यूक्लियस दिख रहा है, डायनोफ्लेजिलेट्स के पास न्यूक्लियस दिख रहा है, पैरामीशियम के पास न्यूक्लियस दिख रहा है, डायटम्स के पास न्यूक्लियस दिख रहा है, और सारे न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर कवर्ड है. इसीलिए हम इन ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे यूनिसेलुलर परंतु यूकैरियोटिक. यू मतलब कि ट्रू और कैरियन मतलब कि न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट समझने वाला है कि प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स हैं दे ऑल विल बी single celled organisms plus they all will have a nucleus which is covered by a nuclear membrane or nuclear envelope. ठीक है, तो this is the first point. फिर भी जैसे कि हमने कहा दैट इस पर्टिकुलर किंगडम की बाउंड्रीज सीमित नहीं है कि इसके अंदर डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिजम्स बैठे हुए हैं और हम लोग इसकी कोई फिक्स बाउंड्री या फिक्स मार्जिन अभी तक ड्रॉ नहीं कर पाए हैं. Thereby the kingdom will form a link with the others dealing with plants, animals and fungi. आपको इस पर्टिकुलर किंगडम में कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे जो कि फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी रखते हैं, एंड देन यू विल गेट अ कंफ्यूजन कि अरे ये तो प्लांटे के अंदर होना चाहिए था, बट इट इज नॉट लाइक दैट. हम ये बोलेंगे इन फैक्ट दैट द प्लांटे इवॉल्व्ड फ्रॉम सच ऑर्गेनिजम्स. इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो दीज आर गोइंग टू बी unicellular organisms. Now one more point comes in front of us is that there are some more organisms which are not unicellular appearing. ठीक है, in fact they appear to be like a colony, just like this
when we are able to see such kind of organisms, I am not able to determine that whether this organism is of a single cell or not. Because the reason is that कि ये organisms इस प्रकार से arrange हैं कि वो single cell लगते नहीं होने के बावजूद भी, क्योंकि ये organisms जो हैं ये बहुत सारे single cells की कॉलोनी के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये यूनिसेलर सिंगली प्रेजेंट हो सकते हैं या तो ढेर सारे सिंगल सेल्स एक कॉलोनी बना के बैठ सकते हैं. दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास में प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर पाई जा सकती हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे कि इस पर्टिकुलर किंगडम के मेंबर्स रहते कहाँ हैं. आर दे गोइंग टू लिव ऑन लैंड और दे आर फाउंड इन वाटर. तब ये पॉइंट समझो सब लोग कि इस पर्टिकुलर किंगडम के मेंबर्स टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर फाउंड इन वाटर एंड देयर बाय हम हमेशा ये पॉइंट बोलते हैं दैट दे आर गोइंग टू बी मोस्टली एक्वेटिक. ये अधिकतर एक्वेटिक फॉर्म्स हैं. ठीक है, दे आर गोइंग टू बी मोस्टली एक्वेटिक और इसके अंदर प्लैंक्टॉन्स आते हैं. प्लैंक्टॉन्स क्या होता है? प्लैंक्टॉन्स आर द माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विच आर गोइंग टू बिकम अ पैसिव फ्लोटर इन द वाटर स्ट्रीम. मतलब कि पानी के बहाव के साथ ये बहते जाते हैं. ठीक है, वाटर प्रेशर के कारण से इनका मूवमेंट होता है मैक्सिमली, इसीलिए हम इनको बोल देते हैं प्लैंक्टॉन्स. ठीक है, तो प्लैंक्टॉन्स आपको अक्सर ही किसी भी रिवर है अगर तो उसकी अपर लेयर पे पाए जाएंगे, सी है तो ऊपर की लेयर्स पे पाए जाएंगे. दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज प्लैंक्टॉन्स. ठीक है, प्लैंक्टॉन्स में बात कर रहे हैं. द फोटोसिंथेटिक फ्लोटिंग प्रोटिस्ट अगर है, क्या बोला हमने यहाँ पर कि अगर कोई प्रोटिस्ट है और वो फोटोसिंथेटिक एबिलिटी वाला है. ठीक है, जैसे कि फोटोसिंथेटिक एबिलिटी वाला यहाँ नजर आ रहा है मुझे क्योंकि ये ग्रीन है अपीयरेंस में, राइट, क्योंकि इसके अंदर कुछ हमें दिख रहा है कि इस प्रकार के फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो कि इसको ग्रीन कलर इम्पार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तब अगर फोटोसिंथेटिक है और प्लैंक्टॉन है तो हम शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे फाइटोप्लैंक्टॉन्स. फाइटो प्लांट और प्लैंक्टॉन्स जो कि पैसिव फ्लोटर्स हैं उनके लिए. सिमिलरली अगर कोई ऑर्गेनिज्म फ्री फ्लोटिंग है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि किसी को फैगोसिटाइज करके खा रहा है. ठीक है, और इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म है जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है दिस वन. ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म क्या दिख रहा है हमें कि ये कुछ न कुछ फैगोसाइटोसिस से फूड को इंजेस्ट कर रहा है अपने अंदर. ठीक है, और ये फ्रीली फ्लोटिंग भी है, तो हम इसको बोल देंगे that it will be zooplankton animal like. What are we actually able to say that the protista can appear like either animal or plant cell. ठीक है, the protista can be categorized as phytoplankton and they can be categorized as zooplankton. They can be categorized as both of them. ठीक है, चलिए तो यहां तक की पॉइंट्स हमें समझ में आए, क्लियर हुए. इस पर्टिकुलर किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? स्लाइम मोल्ड आते हैं, अमीबा आता है, यूग्लिना आता है, डायनोफ्लेजेलेट्स आते हैं, पैरामीशियम आता है, डायएटम्स आते हैं, माइक्रो एल्गे आती हैं. ठीक है, ये एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है जिसके अंदर इतने ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस हो सकती है और सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से डिफर भी कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इनमें कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर होंगे. ठीक है, चलो तो आगे का देखते हैं और क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस पर्टिकुलर फाइलम के अंदर. ये फाइलम जैसे कि हमने बोला यूकैरियोटिक, यूकैरियन. ठीक है, इसी के साथ साथ में इस पर्टिकुलर किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनकी एक और खास बात हमें देखने को मिलेगी और वो ये है कि इस किंगडम के मेंबर्स जो हैं उनके पास में सिर्फ न्यूक्लियस ही एनवेलप में नहीं, परंतु न्यूक्लियस के साथ में और भी काफी सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की प्रेजेंस हम लोगों को देखने को मिल सकती है. जैसे कि साइड में जो डायग्राम्स दिख रहे हैं आप लोगों को, इसमें आप लोग देख सकते हैं दैट देयर इज नॉट ओनली न्यूक्लियस व्हिच इज मेम्ब्रेन बाउंडेड, देयर आर सम अदर cell organelles which are appearing to be membrane bounded just like this, and thereby we are able to say that these organisms differ from the prokaryotes like the kingdom Monera. उससे अंतर है इनमें क्योंकि इनके पास में यूकैरियोटिक सेल बॉडी है, इनके पास में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, जो कि किंगडम मोनेरा के किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास में प्रेजेंट नहीं था. ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो कि है दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यूकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स, all the protists do have membrane bound cell organelles and they do have
a membrane bound nucleus and which makes them different from the prokaryotic organisms and which makes them more correlated with the eukaryotic other kingdoms like the kingdom fungi, kingdom plantae and kingdom animalia. Okay, now we are going to deal with that whether or not they do have some kind of locomotory appendages. इनके पास में लोकोमोटरी अपेंडेजेस की प्रेजेंस होती है कि नहीं, मूवमेंट शो करते हैं तो किस प्रकार का मूवमेंट ये लोग शो कर सकते हैं. तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि इस पर्टिकुलर किंगडम के मेंबर्स जो हैं वो अमीबा जैसा मूवमेंट शो कर सकते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट. ठीक है, अगर अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं तो वो साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग के कारण होगा. अंदर अंदर ही साइटोप्लाज्म जो है वो स्ट्रीम कर रहा होगा और उसके कारण से अमीबॉइड मूवमेंट आएगा. लेकिन सिर्फ अमीबॉइड मूवमेंट ही नहीं, इन द फैक्ट उनके पास में कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास सीलिया की प्रेजेंस दिख रही है हम लोगों को, जिनके पास में फ्लेजेला की प्रेजेंस दिख रही है. फ्लेजेला कैन बी ईदर वन, फ्लेजेला कैन बी टू ऑल्सो. Okay, so like we are actually able to say that these organisms might have cilia, they might have one flagella, they might have more than one flagella. परंतु हमें याद है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया के पास में भी फ्लेजेला की प्रेजेंस थी, पर यहाँ पर जो फ्लेजेला है वो उनसे डिफरेंट कैसे है? उनसे डिफरेंट इस तरीके से है कि उनके पास जो फ्लेजेला प्रेजेंट था वो एक सिंगल ट्यूब लाइक फ्लेजेला था, लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स के पास में जो फ्लेजेला प्रेजेंट है वो 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट शो करता है, जैसे कि एक किसी भी और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का फ्लेजेला शो कर सकता है. माइक्रोट्यूब्यूल्स की प्रेजेंस जो है ये किसी प्रोकैरियोट के अंदर नहीं थी. ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को यूग्लिना भी पढ़ाऊंगी और यूग्लिना के मैं अंदर आप लोगों को पूरा का पूरा माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट किस तरीके से होता है ये वाला भी एक डायग्राम्स के थ्रू समझाने वाली हूँ. ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर कि खाना क्या खाते होंगे या किस प्रकार से इनका जीवन जो है वो न्यूट्रिशन डिराइव करता है. ठीक है, लाइफ फॉर्म्स न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, क्योंकि बिना न्यूट्रिशन डिराइव किए तो कोई भी लाइफ फॉर्म्स सर्वाइव नहीं कर सकते. राइट, तो कोई तो मोड होगा, तभी तो हम बोलेंगे कि ये जो है एक पर्टिकुलर किंगडम है, ये जीते जागते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, ये खाना खा रहे हैं. किस तरीके से खा रहे हैं दैट विल बी वेरिएबल. ठीक है, अब कुछ एक ऐसे फॉर्म्स हैं इनके अंदर, दे आर एबल टू मेक द फूड इन देयर बॉडी लाइक दे आर फोटोसिंथेटिक जस्ट लाइक प्लांट्स. ठीक है, some of these organisms might be holotropic like they are holozoic mode of nutrition they are going to follow. जैसे कि कुछ फैगोसिटाइज करके खा लिया है ना, अमीबा ने फैगोसिटाइज करके कुछ खा लिया. ठीक है, तो वो हो सकता है. सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक सब जानते हैं, सैप्रोबिक भी बोलते हैं इसको. ये वो हो जाएगा कि डेड या डीके ऑर्गेनिजम्स के ऊपर सर्वाइवल है इनका, ये भी पॉसिबल है. पैरासाइट भी हो सकते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं एंटमीबा हिस्टोलाइटिका अमीबियासिस डिजीज कॉज करता है. ठीक है, और वो भी एक प्रोटिस्ट है, तो डिजीज कॉजिंग भी हो सकते हैं. ये लोग पैरासाइटिक फॉर्म्स हैं तो डिजीज कॉजिंग भी हो सकते हैं. ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, किसी के साथ एसोसिएशन में रहने वाले हो सकते हैं बिना कोई नुकसान पहुंचाए. ठीक है, तो बेसिकली ये ऑर्गेनिज्म सारी की सारी वेराइटीज शो कर सकते हैं न्यूट्रिशन डिराइव करने की. कुछ एक ऐसे भी हैं जो कि मिक्स फॉर्म शो कर सकते हैं, मतलब कि जब खाना बाहर अवेलेबल है तो होलोट्रॉफिक हो जाएंगे और जब अवेलेबल नहीं है तो सैप्रोबिक हो जाएंगे या हम बोलेंगे सैप्रोट्रॉफिक हो जाएंगे, डेड डीके ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइवल चालू कर देंगे. तो बेसिक बात सिर्फ इतनी सी है कि प्रोटिस्टा के मेंबर्स जो हैं वो डाइवर्सिफाइड न्यूट्रिशन के मोड शो कर सकते हैं, विच कैन रेंज फ्रॉम प्रिपेयरिंग द फूड इनसाइड द बॉडी like the photosynthetic abilities. It can be holotrophic, it can be saprophytic, it can be depending on someone else's body to obtain the nutrition like parasitic. It can be symbiotic, that is living with someone else without harming the individual, actually giving some kind of benefit to the individual. ठीक है, तो हो जाएंगे symbiotic association में रहने वाले. ओके, इतना सबको समझ आ गया. लास्ट पॉइंट देखते हैं हम इसका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक का है, वो ये है कि प्रोटिस्टा की एबिलिटी होती है ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि हम सब जानते हैं कि अमीबा जो है वो डिवीजन परफॉर्म करता है, बाइनरी फिजन परफॉर्म करता है, तो ये ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ. पैरामीशियम भी ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, पर इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं. तो दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन के मोड इनके पास में पॉसिबल हो सकते हैं. सो दीज वर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. दे विल हैव दीज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स. एक बार क्विक रिवीजन करवा रही हूँ.
हम ये बोलेंगे कि जितने भी हमारे प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं ये सारे के सारे सिंगल सेल वाले होने वाले हैं। इन सबके पास में न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड होगा ही। इन सभी के पास में जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की प्रेजेंस भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एटसेट्रा। ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं ये बेसिकली रिलेट करते हुए होते हैं। अब इनकी बॉडी फॉर्म जो है या इनके सिंगल सेल फॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं फंजाई या प्लांटे या एनिमेलिया के साथ कुछ ना कुछ लिंक बिठाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये वाला जो किंगडम है इससे आगे के आने वाले तीनों किंगडम्स जो हैं वो बने हैं। ओके, ये पानी के बहाव के साथ तैरते हुए फोटोसिंथेटिक एबिलिटी साथ में रखते हुए अगर हो तो हम इनको फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोल देंगे। और अगर ये हम बोलेंगे होलोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले और फ्रीली फ्लोटिंग हो तो हम इनको ज़ूप्लैंक्टॉन्स बोल देंगे, एनिमल जैसा या प्लांट जैसा। ठीक है, इतना आ गया और यही था। और इनके पास में फ्लेजिला अगर होता है तो वो 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट वाला होता है। इनके पास सीलिया भी हो सकता है और कुछ एक फॉर्म्स इनके जो हैं उनके पास ना सीलिया होता है ना फ्लेजिला होता है, पर उनके पास में कोई ना कोई पॉसिबिलिटी ऑफ लोकोमोशन या मूवमेंट जरूर होती है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। Then last is that they are able to reproduce asexually as well as sexually. Both modes can be possible. Okay. Now, just I said that these organisms show diversified mode of nutrition and they show diversified presence of organisms. On that behalf, we are going to divide the complete kingdom Protista into 3 different broad groups. हम इसको 3 broad group के अंदर क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट को हम लोग 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है इनके पास में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की एबिलिटी हो। अगर इनके पास में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की एबिलिटी हो तो हम बोल देंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल्स जो आते हैं वो हैं डायनोफ्लैजेलेट्स, डायएटम्स एंड यूग्लिनॉइड्स। इन तीनों के पास में ही कोई ना कोई डेफिनेटली फोटो रिसेप्टिव या फोटो पिगमेंट प्रेजेंट होगा, जिसके कारण से ये सनलाइट को कैप्चर करके अपने खुद के बॉडी के अंदर फूड का सिंथेसिस कर पाएंगे। एक तो ये। दूसरी कैटेगरी होती है कंज्यूमर प्रोटिस्ट। कंज्यूमर प्रोटिस्ट जो है वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ भी बनाते नहीं है, इनफैक्ट दे आर गोइंग टू बी कंज्यूमर्स। ये डिराइव करेंगे न्यूट्रिशन किसी और ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक बोल सकते हो एक तरीके से। स्लाइम मोल्ड हो गए जिसको मिक्सोमाइसेटीज भी बोलते हैं, वो इसकी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तीसरे आते हैं प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट्स। और ये प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट जो है इसके अंदर हमारे पास ज़ूफ्लेजिलेट, सार्कोडेना, स्पोरोजोआ, सीलिएटा ऐसे n नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 by 1 ईच एंड एवरी ग्रुप उसके पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स बिलोंग कर रहे हैं वहां से पढ़ना। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोटोजोआ के वो वाले मेंबर्स को जो कि फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी रखते हैं, और उसमें भी हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डायएटम्स को। ठीक है, हम डायएटम्स पहले पढ़ेंगे, फिर डायनोफ्लेजिलेट्स और फिर यूग्लिनॉइड्स, क्योंकि एनसीईआरटी का सीक्वेंस यही है। ओके, चलो तो देखते हैं द वर्ल्ड ऑफ डायएटम्स। ओके, नाउ यू ऑल विल बी शॉक्ड टू नो दैट डायएटम्स जो हैं वो कई बार हम लोग हमारे वॉलपेपर्स के तौर पे लगाते हैं। ठीक है, दीज आर द डायएटम्स। ओके, जस्ट लुक एट दिस डायएटम। दिख रहा है सभी को? कैसा लग रहा है ये? कुछ ऐसा लग रहा है एक छोटा सा सेल जो है मतलब बहुत मुश्किल से चल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस सेल के अंदर आप लोगों को क्या क्या खास बात दिख रही है बताओ? सेल स्पिंडल शेप का दिख रहा है जिसके साइड में कुछ डार्क था। ठीक है, और शेप स्पिंडल जैसा है, राइट? ऐसा कुछ नजर आ रहा है। ये द वर्ल्ड ऑफ डायएटम्स एंड द डायएटम्स वी हैव सीन, एंड एज आई सेड दैट वी अप्लाई वॉलपेपर्स। This particular rock is actually made up of the dead diatoms. Okay, this particular what we are able to see bottom के ऊपर जो बने हुए rocks हमें नजर आ रहे हैं, they are made up of the dead diatoms. The diatoms actually have something which is just equivalent to that of soil or sand in them. That is silica. ठीक है, तो ये डायएटम्स जो होता है इनकी बॉडी के अंदर सेल वॉल के अंदर सिलिका की प्रेजेंस होती है, सिलिका की प्रेजेंस होती है। इसीलिए डायएटम एक बार बन अगर गया है तो वो डिस्ट्रक्ट नहीं करा जा सकता, वो डिस्ट्रक्टेबल नहीं है। और इसीलिए जितने भी डायएटम्स हैं उनके डेड बॉडीज अक्यूमुलेट हो रही होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम,
और वो कुछ इस प्रकार के रॉक फॉर्म्स ले लेती हैं, है ना, स्ट्रेंज, ठीक है, पर यही रियलिटी है। तो हम इनको देखते हैं अभी, एक मिनट रुकिए। ओके देखते हैं। डाई एटम्स, ध्यान देखना है ना, डाई एटम्स, ठीक है, किस प्रकार के होते हैं ये हम वो देखेंगे। पर इनको और क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स क्योंकि ये गोल्डन से लेके ब्राउन कलर के हो सकते हैं अपीयरेंस में, इसीलिए इनको क्राइसोफाइट्स भी बोला जाता है, और डाई एटम्स भी हम इनको बोलते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर दो कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करेंगे। एक हो जाएंगे आपके पास डाई एटम्स और एक हो जाएगा आपके पास में गोल्डन एल्गे, जिसको आप लोग डेस्मिड भी बोलते हो, डेस्मिड्स। और वेयर इज द कर्सर, आई एम ट्राइंग फाइंड आउट द कर्सर राइट नाउ। ओके हियर इट इज, फाइन। पता नहीं कौन सा कलर सेलेक्ट कर लिया मैंने, मुझे दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुको यार, इधर आ जा भाई मेरे, दूसरा लेते हैं, ठीक है, ये रहा। ओके तो हमें पॉइंट पहला ये देखना है, डाई एटम्स को गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स है ना वो ये वाले हैं, ठीक है, और हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे हर एक पॉइंट को। तो मैं ये सोच रही हूँ कि पहले हम एक काम करते हैं, हम पहले डिटेल्स पढ़ लेते हैं और फिर हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, जो ये डाई एटम्स से बचा हुआ इनका डेड रेसिड्यू है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डाई एटोमेशियस अर्थ, डाई एटोमेशियस अर्थ, ठीक है। ओके चलो, ऐसी कुछ नजर आती है वो। और डाई एटोमेशियस अर्थ से उसको प्योरीफाई करके पाउडर फॉर्म बनाया जाता है। ग्रिटी होता है वो, मतलब कि तुम समझो ग्रिटी मतलब टूथपेस्ट कैसा होता है, ग्रिटी सा होता है, दरदरा सा हिंदी शब्द है उसके लिए, ठीक है। तो ग्रिटीनेस होने के कारण से इसके बहुत सारे इकोनॉमिकल यूजेस भी हैं, डेफिनेटली मार्केट में यूज भी हैं इसके, इस पाउडर के। इसीलिए इस पाउडर को एक्सट्रैक्ट करके फिल्टर करके प्रॉपरली इसको मल्टीपल यूजेस में लिया जाता है, ठीक है, मल्टीपल यूजेस में लिया जाता है इसको। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस पर्टिकुलर पाउडर इज यूज इन मल्टीपल यूजेस। एक सेकेंड रुको, ठीक है, तुम लोगों को पहले ये वाला पाउडर का इस्तेमाल बताने के पहले मैं यहाँ से ये वाली पॉइंट बताती हूँ। देखो, बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल, ठीक है, इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। इसीलिए मैंने इसका ये वाला फोटो तुम्हें दिखाया कि यहाँ पर इस प्रकार के पाउडर फॉर्म को एक्सट्रैक्ट करके जो है इसको बहुत सारे मल्टीपल यूजेस में हम लोग लेंगे। वन बाय वन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर, फर्स्टली कि डाई एटम को डाई एटम क्यों बोला गया, इसका रीजन ये है कि डाई एटम जो है बेसिकली ये एक साबुन के बक्से की तरह होता है, जिसमें सोप रखते हैं अगर हम लोग, तो सोप का बॉक्स कैसा होता है, ठीक है, तो दैट इज ओपनेबल, राइट, समवट लाइक दिस, ठीक है। और एक फिक्सचर भी होता है उसके अंदर, जैसे कि खट करके आवाज आती है लगाने के ऊपर, फिर खोलते हैं हम लोग, राइट, वैसे ही टाइप का इसका अपीयरेंस होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं इसको ध्यान से बताती हूँ तो ये वही स्ट्रक्चर है और ये भी वही स्ट्रक्चर है, लेकिन ये हमने थोड़ा सा 3 डायमेंशनल व्यू देख लिया और ये हम 2D देख रहे हैं, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं इधर से, इसका व्यू वेरिएबल हो सकता है। मैं अगर इस तरफ से देखती हूँ, इस अपर साइड से देखती हूँ, ठीक है, मैं अगर इसको इस अपर साइड से देखती हूँ, इस अपर साइड से देखती हूँ, तो हम लोग इसका व्यू का नाम अलग बोलेंगे, और अगर हम इसको साइड वाइज दिख रहे हैं तो हम इसके व्यू का नाम अलग बोलेंगे। लेकिन इस पूरे साबुन के बक्से जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे फ्रिस्ट्यूल, ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं फ्रिस्ट्यूल, ठीक है, फ्रिस्ट्यूल, ओके। अब देखो ध्यान से, इसका ये वाला जो लेयर है, दिस मच लेयर, दिस इज कॉल्ड एज एपिथीका, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज हाइपोथीका, ठीक है। एपिथीका इज द अपर लेयर एंड हाइपोथीका इज द बॉटम लेयर, ठीक है। तो ऐसे मानो कि एपिथीका थोड़ी सी चौड़ी होगी और हाइपोथीका में फिट हो रही होगी, इस प्रकार से कुछ, राइट, इस प्रकार से कुछ, समझ आया। तो एपिथीका इज फिटिंग ओवर हाइपोथीका, व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। एंड देन we are able to see this side view also, somewhat like this, that there are some valves. This is epi valve, this is hypo valve, ठीक है, this is epi band, this is hypo band. ये एपी बैंड और हाइपो बैंड मिला के बनाते हैं इसकी गर्डल, इसी को गर्डिंग भी बोलते हैं। गर्डल या गर्डिंग्स जो है, ये एपी बैंड और हाइपो बैंड हमें इस प्रकार के बैंड्स के रूप में यहां नजर आ रहे हैं, देखो इस तरीके से, राइट। तो देयर कैन बी दिस गर्डल बैंड्स, देयर कैन बी द एपिथीका एंड हाइपोथीका, एंड व्हेन वी विल टेक अ साइड वाइज लुक, देन वी विल से दैट दिस इज कॉल्ड एज एपी वॉल्व एंड हाइपो वॉल्व, ठीक है। तो इसके अंदर
अपीयरेंस वाइज वेरिएबिलिटी है। अगर मैं इसी एपीवॉल्व को साइड वाइज देख रही हूं तो मैं एपीवॉल्व बोल सकती हूं, लेकिन मैं इसको अगर ऊपर से देख रही होती, ठीक है, तो मैं इसी को एपीथीका बोल देती। अगर मैं इस वॉल्व को साइड वाइज व्यू से देख रही हूं तो मैं इसको हाइपोवॉल्व बोल रही हूं, लेकिन मैं अगर इसको सरफेस व्यू से देखती तो मैं इसी को हाइपोथीका बोल देती। ठीक है, तो इनके व्यूज के कारण इनके नाम डिफरेंट है। ओके, और इस प्रकार से पूरा एक सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिस्ट्यूल। इज दिस वेरी क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल दे डू हैव। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को तुम्हें जो डायग्रामेटिक दिखाया इसको इसमें इमेजिन करके देखो एक बार सभी लोग। आप लोगों को क्या नजर आ रहा है कि इस प्रकार से दो स्ट्रक्चर्स जो हैं कि कंबाइंड एंड दे आर एक्चुअली कंबाइंड समवट लाइक दिस। ठीक है, राइट, एंड दिस कैन बी एपिथीका एंड हाइपोथीका। ओके, jointed together with the help of the girdles. Fine, this is the girdle, this one, and the complete structure is known as a fristule. ठीक है, इतना आ गया सबको समझ? तो हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो, हम पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल डाई एटम्स के इंडिविजुअल पॉइंट्स। ठीक है, जिसमें कि कुछ एक पॉइंट तुमको आसानी से आते हैं समझ में। जैसे कि पहला हमने देखा कॉमन यूनिसेलुलर है, सबको मालूम है। फ्री लिविंग है कि ये पैरासाइटिक नहीं होता है। डाई एटम्स आर नॉट पैरासाइटिक, दे आर नॉट पैरासाइटिक। ठीक है, दे आर एक्चुअली फ्री लिविंग फॉर्म्स ऑलवेज। ओके, ये बहुत सारी कॉलोनीज बना सकते हैं, अलग अलग शेप की बना सकते हैं, जैसे कि फिलामेंटस कॉलोनी या म्यूसिलेजिनस कॉलोनी। ये इकट्ठे होकर रहना पसंद करते हैं डाई एटम्स। ठीक है, दूसरी बात, माइक्रोस्कोपिक सेल, अगर इंडिविजुअल सेल की हम बात करना चालू करें तो वो अलग अलग शेप का हो सकता है, जो कि ओवल से लेके ट्रायंगुलर, स्फेरिकल, बोट शेप, किसी भी प्रकार का ये सेल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनकी बॉडीज या तो बाइलेटरल हो सकती हैं या तो फिर रेडियली सिमेट्रिकल हो सकती हैं। भाई अगर इसकी स्फेरिकल शेप है तो वो ऑटोमेटिकली रेडियली सिमेट्रिकल हो जाएगी, और अगर इसकी बोट जैसी शेप है तो वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल हो जाएगी। तो इन ऑर्गेनिजम्स की या डाई एटम्स की दो प्रकार की सिमेट्री पॉसिबल है, एक है बाइलेटरल सिमेट्री और एक है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो वी हैव डन 3 पॉइंट्स राइट नाउ। अब फोर्थ जो तुमको मैंने समझाया वो देखते हैं। These cells are surrounded by a rigid cell wall, ठीक है, which is called as a fristule. इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रिस्ट्यूल, consisting of an upper epitheca and the lower hypotheca, arranged in the form of a box with its lid. इस प्रकार से है जैसे कि एक बॉक्स लिड के साथ में जुड़ा हुआ हो सकता है। The cell wall is very rigid, as I already said. ठीक है, ये सेल वॉल रिजिड होने का क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि सेल वॉल जो है ये बनी हुई है सिलिका की। ठीक है, और साथ ही साथ में सिलिका के साथ ही साथ में इसमें कुछ एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं इन सम अमाउंट, और उसको हम लोग बोलते हैं पेक्टेट या पेक्टिन जैसे, पेक्टिन लाइक पॉलीसेकेराइड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। और ये दोनों के मिक्सचर के कारण से सेल वॉल जो है वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाती है, बहुत ज्यादा रिजिड हो जाती है। ठीक है, तो हमें कुछ एक पॉइंट समझ आए कि सेल वॉल में होते हैं पेक्टिक सब्सटेंसेस along with high amount of siliceous substances which give the hard appearance to this cell wall particularly. Okay, next is that the vegetative cells are of diploid nature. ये वाला तुमको reproduction पढ़ाऊंगी, ये भी तब समझ में आएगा। नेक्स्ट एक और देख लो, the cells generally have many discoid or 2 large plate like chromatophores, जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो 2 प्लेट की तरह क्रोमैटोफोर्स दिख रहे हैं, और अगले वाले में देखो बहुत सारे दिख रहे हैं क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग तरीके से क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। क्रोमैटोफोर्स या तो 2 लार्ज प्लेट के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा कि 2 लार्ज प्लेट लाइक क्रोमैटोफोर्स, या तो बहुत सारी स्मॉल स्मॉल डिस्क लाइक हो सकते हैं जैसे कि हमारे इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, लाइक दिस। ठीक है, तो दिस कैन बी द डिस्कॉइड क्रोमैटोफोर्स, डिस्कॉइड क्रोमैटोफोर्स। ओके, सो लाइक वी आर डन विथ सम ऑफ द थिंग्स, और आप लोग को ये कुछ एक बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, समझ आ गई हैं सभी को इतनी बातें? तो क्या क्या हमारे क्लियर हुआ कि क्रोमैटोफोर का मतलब क्या होता है? जो चीज के अंदर कलर पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे क्रोमैटोफोर। ठीक है, कलर्ड पिगमेंट कौन सा होगा ये भी बता रही हूँ, पर जिसमें है उसको बोलेंगे क्रोमैटोफोर। ठीक है, तो क्रोमैटोफोर या तो 2 लार्ज प्लेट लाइक हो सकते हैं, या डिस्कॉइड हो सकते हैं, या कुछ एक सेल्स में स्टार शेप के भी हो सकते हैं, और अगर स्टार शेप के हैं
तो हम लोग बोल देंगे स्टेलेट, मतलब कि सभी के पास में क्रोमेटोफोर तो होगा ही होगा, और इसीलिए हम बोल देंगे ये सारे के सारे कलर्ड होते हैं, ठीक है। अब since they all possess a photosynthetic ability, definitely they will have some of the photosynthetic pigments. The photosynthetic pigments can be chlorophyll A, chlorophyll C, and some of the xanthophylls can be found like fucoxanthine, dietoxanthine, diadenoxanthine. ये इतने सारे नाम जनरली एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है, लेकिन ये पिछले साल के प्रीवियस ईयर कुछ ना कुछ स्टेट पीएमटीज के अंदर क्वेश्चंस आते थे, राइट। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्रोमेटोफोर विच कैन बी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड सम ऑफ द xanthophylls। अगर इतना भी याद रख लिया सफिशिएंट है, ठीक है। अब xanthophil के क्या क्या टाइप हो सकते हैं पूछ लिया तो फ्यूकोक्सांथीन, डाइटोक्सांथीन एंड डाइडिनोक्सांथीन, ये 3 प्रकार के xanthophylls इसके पास में प्रेजेंट हो सकते हैं, और 2 प्रकार के क्लोरोफिल इसके पास प्रेजेंट हो सकते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, ठीक है। सो दिस मच इज ऑल अबाउट दैट व्हाट आर द डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आता है कि इनका रिजर्व फूड रखते हैं क्या कुछ, ये कि कंटिन्यूसली खाते रहते हैं? Of course not. They will have some of the reserve form of food. The reserve form of food can be oil. ठीक है, that simply means that they are able to store the food in the form of lipid. ठीक है, it can be volutine also. अभी ये आपने कभी भी एनिमल्स के अंदर नहीं सुना होगा कि वॉल्यूटीन क्या होता है, लेकिन वॉल्यूटीन बेसिकली एटीपी सुना है सबने, एटीपी, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में हम लोग बोलते हैं दैट वी आर एबल टू स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट, क्योंकि हम हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स को लिंक करके रखते हैं, और जैसे ही वो फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है ढेर सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ये हमारा काम चलता है। इन्होंने क्या किया, एटीपी तो इनके पास स्टोर्ड फॉर्म नहीं है, इन्होंने ढेर सारे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स जो हैं उनको स्टोर करके रखा हुआ है। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के पॉलीमर को बोलते हैं वॉल्यूटिन। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पॉलीमर इज कॉल्ड एज वॉल्यूटीन, ठीक है। तो ये भी इनके पास में प्रेजेंट होता है, और इनके पास में एक कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्राइसोलैमिनारिन, ठीक है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो फूड कैन बी स्टोर्ड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स. इट कैन बी ईदर ऑयल, it can be the high energy phosphate bond polymer like volutin, it can be a complex carbohydrate like chrysolaminarin, ठीक है। These are the points which are to be understood with respect to the diatoms. Okay, next हम लोग देखते हैं कि इनके सेल्स किस प्रकार का मूवमेंट शो कर सकते हैं। कुछ एक सेल्स ग्लाइडिंग मूवमेंट शो कर सकते हैं, ठीक है। मोटाइल स्ट्रक्चर एंथ्रोजोइड के पास एक सिंगल फ्लैजेलम है, ये भी रिप्रोडक्शन में बता रही हूँ, रुको यहाँ अब ये देखते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स हमको ऐसे रीड करने पे समझ नहीं आएंगे मेरे, इसलिए हम इसका पिक्चराइजेशन देखते हैं डायरेक्टली। ओके, सो दिस इज द पिक्चराइजेशन राइट नाउ। देखो ये साबुन का डब्बा सब लोगों को दिख रहा है। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट लेयर, जस्ट टेल मी फास्ट। दिस इज एपिथीका, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट लेयर, दिस इज गोइंग टू बी हाइपोथीका, और इस प्रकार से ये प्रेजेंट हैं स्ट्रक्चर्स। डेफिनेटली ये साबुन के बॉक्स की तरह ही नजर आ रहे हैं, नहीं, राइट। अब डायटम्स जब डिवाइड करते हैं तब 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। डायटम्स माइटोटिकली डिवाइड करें लेकिन अपने सेल का साइज रिटेन रखें, मतलब कि डायटम ने डिवाइड करके 2 डायटम्स बनाए, ठीक है, 2 डायटम्स बनाए, ठीक है, जिसमें कि आधे जो है सेम साइज के हैं, ठीक है। एक मतलब ये बनाया और एक ये बनाया, ठीक है। अब जब भी ये डिवाइड करेंगे तो ये सेम साइज के रहेंगे। और डायटम ने डिवाइड करके कुछ एक डायटम्स ऐसे बनाए जो कि हमेशा छोटे होते जा रहे हैं। तो बेसिक बात क्या होगी, एक सेल है, उसने डिवाइड करके 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाए, ठीक है, जिसमें से कि एक डॉटर न्यूक्लियाई को हमने x बोल दिया और एक को हमने y बोल दिया, ठीक है। अब जब भी x डिवाइड करेगा ना तो वो अपने बराबर साइज के ही बनाएगा डॉटर न्यूक्लियाई, और जब भी y डिवाइड करता है ना तो छोटे बनाता है डॉटर न्यूक्लियाई। कितनी अजीब बात है, राइट। तो इस प्रकार से क्या होता है कि सेल्स जो है इनके डॉटर न्यूक्लियस ये डिवाइड करने में डिफरेंस शो करते हैं, जहां पर कुछ एक सेल्स अपना सेम शेप और साइज रिटेन रखते हैं और कुछ एक सेल्स डिवीजन के ऊपर जो है वो हाफ होते जाते हैं, ठीक है, हाफ होते जाते हैं, हाफ होते जाते हैं, होते जाते हैं मिनिमम साइज तक के, इसके ऊपर और हाफ हो ही नहीं सकता।
वो मिनिमम साइज जो है ना वो एक्चुअल में इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। समझ आई सबको? तो बेसिकली डायटम्स डिवाइड होके माइटोटिकली डिवाइड होके या तो सेम शेप एंड साइज बनाएंगे या तो उनका स्मॉल साइज होएगा, स्मॉल साइज वाले और स्मॉल साइज करेंगे और स्मॉल साइज करेंगे, इतना स्मॉल साइज कर लेंगे कि इसके ऊपर और स्मॉल साइज होना पॉसिबल ही ना हो, उसको हम बोलेंगे मिनिमम साइज सेल्स, मिनिमम साइज सेल्स। ठीक है, और ये जो है ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल? नाउ व्हाट विल हैपन? थोड़ा सा अजीब लगता है इनका ऐसे, क्योंकि बाकी कोई भी ऑर्गेनिज्म हम नहीं देखते जनरली इस प्रकार से बिहेव करते हुए, परंतु फिर भी ऐसे ये कर रहे हैं। दे आर सम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइट? नाउ जस्ट सी दैट डायटम जब रिप्रोड्यूस करते हैं तब इनके जो मिनिमम साइज सेल्स दिख रहे हैं हम लोगों को, ये मिनिमम साइज सेल्स सारे के सारे डिप्लॉइड नेचर के हैं। ठीक है, मतलब कि इनका साइटोप्लाज्म रिडक्शन हुआ है, इनका न्यूक्लियर कंटेंट रिड्यूस नहीं हुआ है बिल्कुल भी। ठीक है, अब जब ये मियोसिस अंडरगो करेंगे तब ये दो हेप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएंगे, n+n एक सेल में, n+n दूसरे सेल में, राइट? फिर मियोसिस 2 में जब जाएंगे ये, तब हम बोलेंगे कि यहाँ पर हर एक n जो है उसने मियोसिस 2 परफॉर्म हुआ अगर, तो रिडक्शन थोड़ी ना होता है, इक्वेशन हो जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं n लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या समझना है कि यहाँ पर हुआ मियोसिस 1 और मियोसिस 1 में हुआ रिडक्शन डिवीजन, मतलब कि 2n का n हो गया। ठीक है, और सेकेंड स्टेज पे हुआ मियोसिस 2 और मियोसिस 2 में हुआ इक्वेशनल, मतलब कि अब फर्दर डिवीजन नहीं हुआ, न्यूक्लियर कंटेंट में प्लॉइडी लेवल सेम रहेगा। तो यहाँ 4n आ गए। ठीक है, अब इनमें से ये 3n हो जाएंगे डीजेनरेट और ये 3n हो जाएंगे डीजेनरेट, और सिर्फ एक एक ही न्यूक्लियस को लोग बचा के रखेंगे। और ये जो बचे हुए न्यूक्लियसेस हैं, अब ये न्यूक्लियसेस जो हैं ये कंबाइन होंगे, इन्हीं को हम गैमीट बोल रहे हैं। इसको मान लो तुम लोग मेल गैमीट, इसको मान लो तुम फीमेल गैमीट। अलग तो लग नहीं रहा है कुछ भी, लग रहा है क्या? नहीं ना। गैमीट को डिफरेंशिएट कर पा रही हूँ क्या कि ये फीमेल गैमीट है और ये मेल गैमीट है? वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट देम, राइट? देयरबाय वी विल से दैट दिस इज कॉल्ड एज आइसोगैमी। दिस इज कॉल्ड एज आइसोगैमी। ठीक है, नाउ दीज गैमीट्स विल नाउ फ्यूज एंड देन फर्टिलाइजेशन के बाद में द जाइगोट विल बी फॉर्म्ड एंड द जाइगोट विल नाउ एक्सपांड टू द प्रॉपर शेप एंड साइज एंड देन देयर विल बी अ न्यू डायटम प्रोड्यूस्ड। Is this clear? This kind of mode of reproduction can be seen in all of these. ठीक है, so now we need to understand, हर चीज को one by one will read everything, right? देखो ध्यान दो, तुमको जो समझाया मैंने वो पूरा अगर मैं रीडिंग लगा दूं तो क्या होगा? और कर्सर ये रहा। ठीक है, वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस बाय सेल डिविजन, ये तो मैं बताया, which is very common definitely. Some of the cells become very much reduced in size to minimum reduction, जितना possible है उतना हो जाएंगे। They produce characteristic spore called as the oxospore, which develops to regain the normal size. ठीक है, ये जो बनता है ना जाइगोट, ये जाइगोट अपने आसपास में ये बेसिकली एक स्पोर फॉर्म है और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सोस्पोर, जो कि फाइनली फिर नया डायटम बन जाता है रिगेनमेंट ऑफ साइज के बाद में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है इनके अंदर वो हो रहा है आइसोगैमी से और ओगैमी से। ठीक है, फॉर्म क्या है? आइसोगैमी एंड ओगैमी। ओके, सो दिस इज डन, दिस इज वेल अंडरस्टूड बाय एवरीवन राइट नाउ। ओके, सो लाइक वी आर डन विद द डायटम्स पोर्शन। ठीक है, डायटम समझ में आ गए हमको। अब हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज को एक बार फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने जो इतना सारा डायटम्स पढ़ा उसको एनसीईआरटी ने कैसे लिमिट किया है ना, वो देखना जरूरी होता है। डायटम्स के बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि डायटम्स हो सकते हैं और गोल्डन एल्गे हो सकते हैं क्राइसोफाइट्स के अंदर। ठीक है, क्राइसोफाइट्स जो हैं वो या तो फ्रेश वाटर में हो सकते हैं या तो मराइन वाटर में हो सकते हैं। ये पैसिवली फ्लोट करते हैं और इसीलिए हम इनको प्लैंकटन बोलते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज में, अगर हम इंडिविजुअल सेल को देखें हमें कॉलोनी दिख जाती है पूरी की पूरी। ठीक है, जैसे कि मैं तुम लोग को डायटोमिशियस अर्थ दिखा दी तो वो थोड़ी ना हमको माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ रही है, राइट? हमें तो दिख रही है ना वो पूरी की पूरी। कहाँ गई, किधर है भाई? ये रहा। ठीक है, तो ये पूरा दिख रहा है, मतलब कि ये सिंगल होता अगर तो ये माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता, पर अगर इकट्ठे हमें कॉलोनीज दिख रहे हैं मरे हुए ऑर्गेनिजम्स की तो हम उसको नेकेड आई से विजुअलाइज आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अधिकतर इसमें से फोटोसिंथेटिक एबिलिटी वाले होते हैं, इसीलिए हमने देखा इनके पास में क्लोरोफिल ए था, क्लोरोफिल सी था और कुछ एक हमारे पास में और फर्दर पिगमेंट्स थे। ठीक है, जिनके नाम मैं तुम लोग को बता दिए हैं। अगर तुम्हें याद हो, फ्यूकोजैंथीन था, ठीक है, फ्यूकोजैंथीन था, डायटोजैंथीन था और डायडिनोजैंथीन था। ये तीनों जैंथोफिल्स तुमको मैंने बता दिया। ठीक है, ओके, अभी क्या आता है,
In the diatoms, the cell wall forms a two thin overlapping shells, which we have seen, which fit together as in the soap box. ठीक है? These walls are embedded with silica, क्योंकि इनके वॉल में सिलिका होता है, इसीलिए ये कभी भी खत्म नहीं किया सकते, ये indestructible हो जाएंगे. ठीक है? डायएटम्स जब भी मर जाते हैं तो अपने पीछे बहुत सारा सेल वॉल डिपॉजिट छोड़ के जाते हैं और ये अक्यूमुलेट होते रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ये बनाता है डायएटोमिशियस अर्थ. ठीक है? इसके पार्टिकल्स जो रहते हैं वो ग्रिटी रहते हैं, इसीलिए हम उसको फर्दर और इस्तेमाल में लेते हैं. जैसे कि तुम लोग मान लो कि अगर शुगर केन जो है उससे मोलासेस बनाया, ठीक है, और मोलासेस को फिल्टर करना है तो छिलका नहीं आना चाहिए और सिर्फ मोलासेस का जो बेसिकली फिल्ट्रेट बन रहा है वो आ जाए हमारे सामने ताकि हम केन शुगर बना पाए. ठीक है? हम लोग को उसको क्रिस्टलाइज करके शक्कर बनानी है मान लो, तो फिल्टर कैसे करें? तो ये ग्रिटी पार्टिकल्स जो है ना, इसका पूरा एक कॉलम बनाया जाएगा और उस कॉलम से हम पास करेंगे मोलासेस को ताकि सिर्फ जो है हमारे पास फिल्ट्रेट इकट्ठा हो जाए. इस प्रकार से ये फिल्टर एड का भी काम कर सकते हैं. ठीक है? इनको पॉलिश करना हो, मेटल्स को शाइन देनी हो तो भी इस्तेमाल किया जाता है. तेल का फिल्ट्रेशन करने में भी इसके फिल्टर एड इस्तेमाल होते हैं. सिरप का फिल्ट्रेशन करने में भी फिल्टर एड इस्तेमाल होते हैं. इनफैक्ट यू विल नॉट बिलीव कि हमारे टूथपेस्ट के अंदर भी सिलिशियस मटेरियल जो होता है वो क्राइसोफाइट या डायएटम के रिमेनिंग जो हमारे पास में डायएटोमिशियस अर्थ है उसी से निकाला जाता है. ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स हैं. और डायएटोमिशियस क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स थे, याद करो ये प्रोड्यूसर्स थे. ठीक है? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक एबिलिटी रखते हैं, ये प्रोड्यूसर कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशियन में. ठीक है? चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ये ओशियन में. ओके? Producers are those which have the ability to, produce the food inside their body, right? And these are the organisms which are chief producers of the oceans. Is this clear to all? So this is all about the diatoms जो कि हमने अभी तक पढ़ा. This is all about the diatoms हमने पढ़ा. ठीक है? तो ऐसा है कि जितना इलेबोरेशन से मैं तुम लोगों को चीजें करा रही हूँ या पढ़ा रही हूँ, I can get and I can bet and I can guarantee, कि इस पर्टिकुलर डिटेल में तुम्हें किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर हर एक पॉइंट लिखा हुआ विथ विजुअल इमेजिनेशन विथ एवरी डिस्क्रिप्शन एज मच एज पॉसिबल नहीं मिल सकता. चाहो तो जाके ढूंढ लो. ठीक है? और तुम देखोगे कि एक एक लाइन बोल के वो लोग काम चलाऊ तरीके से पढ़ा रहे हैं. एंड आई एम नॉट डूइंग दैट. आई एम ट्राइंग टू पुट एवरीथिंग इन योर माइंड्स. ठीक है? तो कोशिश करो कि सारे लेक्चर्स जितने भी पढ़ा रही हूँ उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखो. तुम लोगों को किसी भी और से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं बनेगी अगर तुम लोग इतना सारा पढ़ लेते हो तो, है ना? और हाँ, डेफिनेटली एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा बाहर जाके मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि पिछले कितने सालों का एक्सपीरियंस मेरा यही बता रहा है कि हमने एनसीईआरटी से बाहर जाके पढ़ा लिया तो भी क्या उखाड़ लिया. बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है उनके दिमाग में आखिरी तक आते आते, नीट तक आते आते, और जब वो नीट का एग्जामिनेशन देने जाते हैं तब उनके सामने आता है एनसीईआरटी का कंटेंट और फिर रियलाइज होता है कि जो इतने टाइम से पढ़ रहे थे वो सब था फालतू का नॉलेज जिसमें कि क्वेश्चंस नहीं बैठते. ठीक है? तो आई एम टीचिंग एनसीईआरटी प्लस बियॉन्ड एनसीईआरटी अप्रोक्सीमेटली 20% ओनली, एंड आई एम नॉट टीचिंग एवरीथिंग आउट फ्रॉम एनसीईआरटी. ओके? बिकॉज आई नो दैट तुम्हें सिर्फ बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, तुम्हें केमिस्ट्री भी पढ़ना है और फिजिक्स भी पढ़ना है, और तुम्हें उसके अलावा भी और सब भी पढ़ना है अगर तुम 12th क्लास वाले बच्चे हो तो. ठीक है? तो आई वैल्यू एवरीथिंग. उसके बाद ही मैं तुम्हारी ये तैयारी करा रही हूँ. अच्छा, एक लास्ट चीज़ बाकी रह गई हमारी यार, यूज़ ऑफ डायएटोमिशियस अर्थ. ही देख लो, सीमेंट के अंदर ऐड करते हैं डायएटोमिशियस अर्थ को, है ना? चिपकने वाला ग्रिटीनेस देती है ये, इसलिए फिलर है ये, फिलर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसको किस चीज़ में भरना हो तो, है ना? वॉल्यूम बढ़ानी हो तो. ठीक है? अब्जॉर्ब भी कर सकती है ये. ठीक है? सिलिका तुमने देखा होगा ना, वो ऐसा आता है कि एक पाउच होता है वाइट कलर का, और वो वाइट कलर का पाउच जो रहता है वो किसी ना किसी मान लो तुम लोग कंटेंट पे रख के देते हैं कि ये ड्राइनेस मेंटेन करेगा. कई बार वो टैबलेट्स या कैप्सूल्स के साथ में रख के आता है. ठीक है? तो उसको बोलते हैं कि नॉट एडिबल, है ना, पर इट विल जस्ट मेंटेन द ड्राइनेस अमंग्स द पर्टिकुलर बॉटल ऑफ कैप्सूल्स और टैबलेट्स, ताकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट अगर बाई चांस आए तो कैप्सूल खराब ना हो, ये उसको अब्जॉर्ब कर ले. ठीक है? तो ये सारी चीज़ें. और फिल्ट्रेशन एड का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका, फिल्टर एड. ठीक है? जैसे कि शुगर केन इंडस्ट्री वगैरह वगैरह में. ओके? सो दिस इज डन. दिस इज ऑल अबाउट द डायएटम्स. इन द वेरी नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट स्टडिंग द डायनोफ्लैजिलेट्स एंड द यूग्लिनॉइड्स. ओके? चलो, बाय एवरीबॉडी, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.